हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नवीन सर की बुक जो है जीएस सुधा बुक, इसको स्टार्ट किया था। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिटी के चैप्टर से इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया था और कुछ चैप्टर इसमें डिस्कस करने बाकी थे। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, भारतीय संविधान के स्रोत के कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में देखा था। भारतीय संविधान के भाग कितने हैं और कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। प्रस्तावना के बारे में देखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था नागरिकता के बारे में। इतने सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, और साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बुक है वो आपके किसी भी एसएससी की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और साथ ही साथ स्टेट लेवल के होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना देर किए हुए हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज मौलिक अधिकार के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसे जो है अपने फ्रेंड्स को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना हमारे चैनल को। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस लेक्चर को जो है शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 2 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद जो है 2 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ के संविधान से प्रेरित हुआ है, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे परावर्तन और संशोधन के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जो है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। आगे है मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए जो है संसद में जो है विशेष बहुमत कितनी आवश्यकता होती है, तो विशेष बहुमत जो है वो 2/3 की आवश्यकता होती है। और जो है मूल संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में जो है टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिनके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार की प्रकृति के बारे में कि मौलिक अधिकारों की जो है प्रकृति वो कैसी होती है। तो इसमें दिया गया है कि वे जो है असीमित नहीं होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार जो है असीमित नहीं होती है, यानी कि सीमित होती है, और उन पर जो है उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और इन्हें जो है न्यायालयों के द्वारा लागू किया जाता है। मौलिक अधिकार को जो है किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो न्यायालयों के द्वारा लागू किया जाता है। और वे जो है मुख्यतः नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, अर्थात वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो नकारात्मक प्रकृति के होते हैं और ये जो है राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। आगे है वर्तमान में मौलिक अधिकारों के बारे में। तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो टोटल 6 है, जिसके बारे में दिया गया है। इसमें पहला है समानता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में। पाँचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ये जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है अनुच्छेद 12 की परिभाषा के बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 में जो है किसकी परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। और इसमें जो है केंद्र सरकार और संसद होते हैं, और राज्य सरकार विधानमंडल होते हैं, और स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। और सभी सरकारी अधिकारी जिसमें सरकारी डॉक्टर आदि शामिल होते हैं, जिसमें है राज्य एजेंसियां हैं, वित्तीय संस्थान है, एनटीपीसी है, और यूपीएससी है, और एलआईसी है। ये सभी जो है अनुच्छेद 12 में शामिल है। आगे है अनुच्छेद 13 के बारे में। तो अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों के असंगत कानून से संबंधित है, जिसमें 13(1) में क्या दिया गया है, तो 13(1) जो है वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले कानून जो है अमान्य होते हैं। ये जो है अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है। और 13(2) में क्या दिया गया है, तो संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो है 1935 के अधिनियम और उसके बाद के कानून के बीच के अंतर को बताता है अनुच्छेद 13(2).
13(3) क्या कहते हैं? तो 13(3) जो है वो कानून की परिभाषा में अधिनियम, अध्यादेश, आदेश और नियम शामिल हैं। यानी कि कानून की परिभाषा में अधिनियम, अध्यादेश, आदेश और नियम जो है किस में शामिल है? तो अनुच्छेद 13(3) में जो है शामिल है। 13(4) में क्या शामिल है? तो इस अनुच्छेद की कोई बात जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं होती है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके सभी मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं समता के अधिकार के बारे में। तो ये जो है अधिकार वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में जो है समता के अधिकार को दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है अनुच्छेद 14 के बारे में, जो कि है कानून के समक्ष समानता से रिलेटेड। और इसमें दिया गया है कि कानूनों के समान संरक्षण सभी नागरिकों के लिए जो है कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यानी कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है वो सभी नागरिकों के लिए जो है समान कानून होगा और समान संरक्षण की गारंटी जो है अनुच्छेद 14 देता है। और इसमें जो है कानून के समक्ष समानता जो कि ब्रिटिश कानून से ली गई है, और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि सभी लोग जो है समान कानून के अधीन हैं। यानी कि अनुच्छेद 14 में जो है सभी नागरिक जो है समान कानून के अधीन होते हैं। और इसमें जो है अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित कानूनों का समान संरक्षण समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करता है तथा भेदभाव पर रोक लगाता है। यानी कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था की गई है और समान संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि सभी लोगों के लिए समान कानून होगा और इसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आगे इसके अपवाद में जो है राज्य प्रमुख है, यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल है, और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए जो है विशेषाधिकार शामिल है। यानी कि इन पर जो है अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता जो है ये लागू नहीं होता है, ये जो है अपवाद में है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में, जिसमें दिया गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद प्रतिषेध है। यानी कि इसमें जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी को समान माना जाएगा। और इसमें दिया गया है कि यह विधेयक जो है राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। आगे अनुच्छेद 15(2) के बारे में, तो इसमें दिया गया है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए जो है दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश में जो है इनकार नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत जो है किसी भी नागरिक के दुकान, होटलों, मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश से इनकार जो है वो नहीं किया जाएगा। और सार्वजनिक स्थानों पर जो है पहुँच जो है सुनिश्चित करता है। यह जो है पार्कों, झीलों, कुओं, सड़कों और जल निकासी प्रणालियों जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच की भी गारंटी देता है। यानी कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है कोई भी नागरिक जो है कहीं भी जा सकता है। यानी कि पार्क, झील, कुआं, सड़क, जल निकासी प्रणाली जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 15(3) के बारे में, तो इसमें दिया गया है राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति कौन देता है? तो अनुच्छेद 15(3) देता है। आगे है अनुच्छेद 15(4) के बारे में, तो इसमें दिया गया है यह विधेयक जो है राज्य को अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जो है विशेष प्रावधान को लागू करने की अनुमति देता है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए जो है विशेष प्रावधान को लागू करने की अनुमति देता है कौन? तो अनुच्छेद 15(4) देता है। आगे अनुच्छेद 15(5), तो इसमें जो है शैक्षणिक संस्थानों में OBC, SC और ST श्रेणियों के लिए जो है आरक्षण को संबोधित करता है, जैसे कि 2005 में 93 संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 15(5) में जो है शैक्षणिक संस्थानों में जो है OBC, SC और ST श्रेणियों के लिए जो है आरक्षण जो है संबोधित करता है। आगे अनुच्छेद 15(6) के बारे में, जिसे जो है 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि 15(6) को जो है 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि EWS के लिए जो है 10% कोटा के साथ आरक्षण प्रदान करता है। यानी कि 15(6) में जो है वो पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है 10% कोटा के साथ जो है आरक्षण प्रदान करता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है अनुच्छेद 16(1) के बारे में, जिसमें जो है सभी नागरिकों को चाहे उनकी जो है पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सार्वजनिक रोजगार के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि सार्वजनिक रोजगार के समान रोजगार के लिए जो है समान अवसर की क्षमता जो है किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 16(1) में बताया गया है। अनुच्छेद 16(2) में क्या बताया गया है? तो राज्य रोजगार के मामले में जो है धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि रोजगार के मामले में जो है
किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 16(3) के बारे में। तो इसमें जो है संसद जो है किसी राज्य या संघ क्षेत्र में कुछ प्रकार के रोजगारों के लिए निवास संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करने वाले कानून बना सकती है। आगे है अनुच्छेद 16(4) के बारे में। तो इसमें दिया गया है राज्य जो है उन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिसका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि इसमें जो है पिछड़े वर्गों के लिए जो है नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है और सार्वजनिक सेवाओं में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 17 के बारे में। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है और इसमें दिया गया है अस्पृश्यता के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और 1976 ईस्वी के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का संदर्भ दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया था और 1976 ईस्वी में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का संदर्भ दिया गया था। आगे अनुच्छेद 18 के बारे में। तो अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है और इसमें दिया गया है सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है यह अनुच्छेद। और यह जो है राय, महावा और महाराजा जैसी वंशानुगत उपाधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है राय, महावा और महाराजा जैसी वंशानुगत उपाधियों का अंत करता है और 1954 ईस्वी में शुरू किए गए भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि अलंकरण है, इसमें जो है ये बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा मौलिक अधिकार के बारे में जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार और ये जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक संबंधित है और इसमें जो है अनुच्छेद 19 जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है जिसमें है सबसे पहले बताया गया है अनुच्छेद 19(1) के बारे में। तो इसमें जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्र और अन्य माध्यमों से अपने विचार व्यक्त करने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। यानी कि अनुच्छेद 19(1) जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है जिसमें भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्रण और अन्य माध्यमों जो है वो विचार व्यक्त करने और प्रसारित करने का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो है इससे प्राप्त कई उप अधिकारों का भी सूची दिया गया है जिसमें है प्रेस की स्वतंत्रता है, विज्ञापन का अधिकार है, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, इंटरनेट का अधिकार है, विशेष प्रदर्शन का अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है और सूचना का अधिकार है। ये सभी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 19(1)(b) के बारे में। तो इसमें जो है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है यानी कि बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता है इसमें। और जिसमें शामिल है क्या क्या शामिल है इसमें, तो सम्मेलन है, सभा है और जुलूस जो है अनुच्छेद 19(1)(b) में शामिल है और इसमें जो है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। आगे है अनुच्छेद 1(c) के बारे में। तो अनुच्छेद 1(c) में जो है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है जिसमें गठन का अधिकार भी शामिल है। यानी कि संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है वो किसमें दी गई है, तो अनुच्छेद 1(c) में दी गई है और इसमें जो है राजनीतिक पार्टी, सहकारी समिति और फर्म और कंपनी जो है इसमें शामिल है। आगे है अनुच्छेद 1(d) के बारे में। तो इसमें जो है संपूर्ण भारत में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है यानी कि पूरे भारत में जो है कहीं भी आ जा सकते हैं लोग और ये जो है अनुच्छेद 1(d) के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(e) के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 1(e) के अंतर्गत जो है वो भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकता है और इसकी स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1)(e) के अंतर्गत दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार जो है इस अधिकार को जो है कोग 44 संविधान संशोधन यानी कि 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 का भाग 12 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 19(1)(f) जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और इसे जो है इस अधिकार को जो है कोग 44वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 के अंतर्गत जो है इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसे जो है हटाकर 300 क के अंतर्गत जो है भाग 12 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(g) के बारे में। तो इसमें जो है कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 1(g) में जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा अपना सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, व्यापार या कारोबार करने की उसे पूरी स्वतंत्रता होगी और रेलवे और परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध दिया गया है इसमें।
आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में, जो कि है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें दिया गया है 20(1) के बारे में। तो इसमें जो है पूर्वव्यापी कानूनों से संरक्षण के बारे में बताया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल अपराध के समय जो है लागू कानून के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उस समय जो कानून लागू होगा उसी के अनुसार जो है उसे दंडित किया जा सकता है। दूसरा इसमें दिया गया है अनुच्छेद 20(2) के बारे में, जिसमें है दोहरे खतरे से सुरक्षा से संबंधित है ये, जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति पर जो है एक ही अपराध के लिए जो है एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए जो है एक ही बार उसे दंडित किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, एक से अधिक बार जो है उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। आगे है 20(3) के बारे में। तो इसमें जो है आत्मदोष के विरुद्ध संरक्षण के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाह बनाने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है। आगे है पॉलीग्राफ परीक्षण, यानी कि ब्रेन मैपिंग और नार्को विश्लेषण को आत्मदोष माना जाता है, जबकि डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंट और रक्त परीक्षण को आत्मदोष नहीं माना जाता है। और ये जो है अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। तो अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है और इसमें जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और न्यायपालिका ने कहा है कि जीवन के अधिकार में मात्र पशु तुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए, इसका भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और न्यायपालिका के अनुसार जो है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 जो है एक दूसरे के पूरक है, यानी कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 जो है एक दूसरे के पूरक बताया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और मेनका गांधी बनाम भारत संघ, यानी कि 1978, जो कि जिसने जो है जीवन के अधिकार की व्याख्या को व्यापक बनाया है, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार के बारे में। तो अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है निःशुल्क कानूनी सहायता दिया गया है, जो कि है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। लगातार विकास जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आजीविका का अवसर जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। माँ बनने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। शांति का अधिकार है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार है। अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार है। हथकड़ी लगाने से सुरक्षा का अधिकार है। सार्वजनिक फांसी से सुरक्षा का अधिकार है। साफ पानी का अधिकार है। स्वच्छ भारत वातावरण का अधिकार है। निजता का अधिकार है। सोने का अधिकार है। चिकित्सा उपचार का अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार है और गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी, यानी कि इच्छा मृत्यु, ये सभी अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में देखेंगे, जिसमें जो है दिया गया है 86वें संविधान संशोधन, यानी कि 2002 के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 21(a) को। और इसके अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बनाया गया है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार कब बनाया गया था। तो अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत बनाया गया है। और कब बनाया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है इसे जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में। तो अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण के बारे में बताता है। और इसमें दिया गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें है अनुच्छेद 22(1) में क्या कहा गया है। तो गिरफ्तारी का कारण जो है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अवश्य बताया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी यानी कि वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत दिया गया है। आगे अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि के भीतर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, इसका अधिकार जो है अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें जो है यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, ये जो है इसमें नहीं दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 22(3) के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो इसमें जो है यह प्रावधान है कि किसी भी विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होगा यह अधिकार, और निवारक निरोध में रखे गए लोगों पर भी ये जो है लागू नहीं होगा। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद, जो कि है 23 से 24 के बीच में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और इसमें जो है यह धारा जो है भारतीय संविधान में उन मौलिक अधिकारों का उल्लेख करती है जो कि शोषण का निषेध करते हैं, यानी कि अनुच्छेद 23 से 24 जो है वो शोषण के निषेध से संबंधित है।
तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 23 के बारे में। तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध करती है। और इसमें दिया गया है अनुच्छेद 23A के अंतर्गत जो है क्या दिया गया है, तो इस अनुच्छेद में जो है 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। और ये 3 प्रकार के शोषण कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है बालात श्रम है, जो जिसमें जो है इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना होता है। मानव व्यापार है, यानी कि मानव महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी करना शामिल होता है। और बेगाड़ी यानी कि काम के बदले पैसे न देना, ये जो है इसमें शामिल होता है। तो किसमें शामिल होता है, तो अनुच्छेद 23A के अंतर्गत जो है इसमें शामिल होता है। आगे अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत क्या है, तो यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बालात श्रम नहीं माना जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा यदि जो है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई भी सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे जो है बालात श्रम नहीं माना जाएगा। और ये जो है 23(2) के अंतर्गत बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 24 के बारे में, जो कि है बाल श्रम पर प्रतिबंध के बारे में। तो यह जो है अनुच्छेद, यह एक निरपेक्ष अधिकार है, यानी कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना ये एक निरपेक्ष अधिकार है। और यह अनुच्छेद जो है वो कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से रोजगार करवाने पर जो है प्रतिबंध लगाता है। और 2006 में जो है इसमें ढाबे, होटल और दुकानों और रेस्टोरेंट को भी शामिल कर लिया गया था। और 2016 तक जो है इसे किसी भी उद्योग या व्यापार तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि 2016 तक जो है किसी भी उद्योग, व्यापार या किसी ढाबे, होटल, दुकान या रेस्टोरेंट में जो है किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किससे जो है काम करवाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए जो है उल्लंघन हेतु दंड दिया गया है इसमें। और बाल एवं किशोर श्रम यानी कि निषेध अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। यानी कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, तो 1986 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है किसी प्रकार का कोई श्रम करवाने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे पारिवारिक व्यवसायों के लिए छूट के बारे में। तो इसमें जो है आंशिक प्रतिबंध के तहत स्कूल के बाद अधिकतम 3 घंटे तक काम करने तक काम करने की अनुमति इसमें दी गई है। और शाम 7 बजे के बाद जो है या सुबह 8 बजे से पहले काम करने की अनुमति नहीं है। और बाल कलाकारों को जो है 6 घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई है इसमें। आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है संबंधित अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। जिसमें अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के अधिकार से संबंधित है। और इसमें जो है दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 25। और इसमें जो है धार्मिक विश्वास और आस्था को खुले तौर पर रखने, पूजा अर्चना जैसी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। यानी कि इसमें जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका पालन कर सकता है और इसके लिए जो है उसे पूरी स्वतंत्रता मिली है। और इस शर्त के साथ जो है इससे अन्य धर्मों का नकारात्मक चित्रण नहीं होना चाहिए। ये जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो इसमें जो है धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध पर चर्चा की गई है और जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के आधार पर लगाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत जो है धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध पर चर्चा की गई है और जिन्हें जो है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर जो है लगाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में, जो कि है धार्मिक मामलों में के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। और इसमें जो है यह विधेयक जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें धर्मार्थ ट्रस्टों की स्थापना और प्रबंधन तथा चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, स्वामित्व और प्रशासन शामिल है। यानी कि अनुच्छेद 26 में जो है वो कोई भी व्यक्ति धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है और इसमें जो है धर्मार्थ ट्रस्टों की स्थापना की जा सकती है, प्रबंधन तथा चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण भी किया जा सकता है, स्वामित्व एवं प्रसारण भी इसमें शामिल किया गया है। आगे अनुच्छेद 27, तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत जो है धार्मिक वृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और इससे जो है धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति सुनिश्चित होती है। यानी कि अनुच्छेद 27 के अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव कर सकता है, इसके लिए जो है कोई किसी प्रकार का बाध्य नहीं कर सकता है और इसमें जो है धर्म के प्रचार के लिए जो है कोई भी कराधान नहीं सुनिश्चित किया गया है।
आगे है अनुच्छेद 28 के बारे में। तो अनुच्छेद 28 जो है वो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 28(1) के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, तो सरकारी स्कूलों जैसे कि पूर्णतः राज्य के स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। आगे है अनुच्छेद 28(2) के बारे में। तो इसमें जो है धार्मिक शिक्षा राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों में दी जा सकती है, लेकिन वे किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत जो है स्थापित होते हैं। यानी कि धार्मिक शिक्षा जो है राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षिक संस्थानों में दी जा सकती है, लेकिन वे जो है किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत जो है स्थापित होते हैं। आगे है अनुच्छेद 28(3) के बारे में। तो इसमें जो है राज्य मान्यता प्राप्त और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, और इसमें जो है बच्चों की सहमति आवश्यक होती है। यानी कि राज्य मान्यता प्राप्त और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति होती है, और इसमें जो है बच्चों की सहमति होना आवश्यक होता है। आगे हम लोग देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है वो है संबंधित है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29 के बारे में, जो कि है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में। तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 29(1) के बारे में। तो इसमें जो है भारत में रहने वाले नागरिकों को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे संरक्षित करने का अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत। यानी कि जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं उन्हें जो है अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। आगे है अनुच्छेद 29(2) के बारे में। तो इसमें जो है किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक वर्ग को किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर जो है संचालित राज्य निधि में से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित जो है नहीं किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 30 के बारे में। तो अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार से संबंधित है, और इसमें जो है अनुच्छेद 30(1) के बारे में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है सभी अल्पसंख्यकों को जो है अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने या उनका प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि अल्पसंख्यक को जो है अपनी पसंद के अनुसार जो है शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने या उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत। आगे अनुच्छेद 30(2) के बारे में। तो इसमें जो है राज्य सहायता प्रदान करते समय जो है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ धर्म या भाषा के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 30(2) के अंतर्गत बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है अनुच्छेद 31 जो कि है संपत्ति के अधिकार से संबंधित, और इसमें जो है राज्य के द्वारा जो है संपत्ति के अधिग्रहण के विरुद्ध अधिकार जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे निरसित कर दिया गया था। यानी कि संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। आगे है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यानी कि संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, और किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा यह कहा गया है। और इसमें जो है यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन हो रहा है तो वो सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और इस संदर्भ में जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और इस संदर्भ में जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और रीट जारी करना है यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत है। आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदान की गई जाने वाली रीटें, जो कि 5 प्रकार की रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। और ये 5 रीट जो है वो कौन कौन सी है, तो ये है, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है परमादेश है, तीसरा है प्रतिषेध है, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार प्रेक्षा। और इसके बारे में जो है हम अभी डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, यानी कि हैबियस कॉर्पस के बारे में बताया गया है। तो इसका अर्थ जो है वो क्या होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है उसके उपस्थित कराना जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का
अर्थ होता है और यह जो है सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जो है जारी की जा सकती है और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीट भी कहा जाता है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीट कहा जाता है और यह रीट जो है उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है जिन्हें न्यायालय ने दंडित किया है तथा जो निवारक नज़रबंदी में बंद है, उनके लिए जो है यह रीट जारी नहीं किया जा सकता है। अगला हम लोग देखेंगे परमादेश के बारे में। तो परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो परमादेश का अर्थ जो होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। यानी कि परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं और यह जो है न्यायालय के द्वारा किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो है इस रीट को जारी किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन नहीं करते हैं, जारी नहीं की जा सकती है। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध है, निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध है, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है इसके लिए जो है परमादेश जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिषेध के बारे में। तो प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। यानी कि प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना और यह जो है सर्वोच्च न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी भी मामले की सुनवाई करने से मना कर सकता है। यानी कि प्रतिषेध के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने से निचली न्यायपालिका को जो है किसी भी मामले की सुनवाई करने से मना कर सकता है और यह आदेश जो है निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसी विशेष मामले में कार्यवाही करने से रोकने के लिए दिया जाता है और खास करके जब उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं हो या वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो। आगे है इस वादी या प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि प्रतिषेध को जो है वादी या प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया कहा जाता है और यह रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। आगे हम लोग देखेंगे उत्प्रेषण के बारे में। तो उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो उत्प्रेषण का अर्थ होता है मांग लेना या मंगा लेना। यानी कि उत्प्रेषण में जो है इसका अर्थ होता है मांग लेना या फिर मंगा लेना और इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से जो है किसी भी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा लेती है। यानी कि उत्प्रेषण में जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने से निचली अदालत से जो है किसी भी मामले को सुनवाई के लिए जो है अपने पास मंगवा सकती है और यह रीट जो है तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया हो, तब जो है सर्वोच्च न्यायालय उसे अपने अदालत में जो है मंगवा सकती है। और उत्प्रेषण को जो है न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे अधिकार प्रेक्षा के बारे में कि अधिकार प्रेक्षा क्या होता है। तो अधिकार प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी अधिकार से, यानी कि अधिकार प्रेक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से और यह रीट जो है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तब अधिकार प्रेक्षा जो है लागू किया जाता है और इस रीट के माध्यम से जो है न्यायालय व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। और यह जो है एकमात्र ऐसी रीट है जो इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा जो है जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। यानी कि अधिकार प्रेक्षा जो है किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 33 के बारे में कि अनुच्छेद 33 जो है क्या कहता है। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो है सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद जो है सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को अनुशासन के लिए जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है और यह भी शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 33 में जो है सेना अधिनियम 1950 शामिल है, पुलिस बल 1966 शामिल है, सभी सशस्त्र बल यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना किसमें शामिल है? तो अनुच्छेद 33 में शामिल है। अर्धसैनिक बल यानी कि CISF, CRPF और SSB, ITBP और SSF ये सभी जो है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत शामिल है और पुलिस और खुफिया एजेंसियां जो है वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 33 के बारे में। तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 33 में जो है मार्शल लॉ के दौरान जो है मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध पर चर्चा की गई है इसमें, और जब मार्शल लॉ जो है लागू हो तो सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 35 के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें जो है यह विधेयक जो है संसद को मौलिक अधिकारों से संविधान कानून बनाने की विशेष संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति जो है प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 35 जो है संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार जो है प्रदान करता है और इसमें जो है अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 से संबंधित कानून शामिल है।
आगे हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस संविधान से ली गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और इसमें जो है यह जो है किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और ये जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। और इसका उद्देश्य के बारे में बताया गया है। तो इनका उद्देश्य जो है अपने नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित एक राज्य का निर्माण करना होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य। तो राज्य के अब हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्यों के बारे में। तो इसमें पहला आता है सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो इसमें जो है समाज और अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास जो है किया गया है। आगे है प्रकृति में सकारात्मक, यानी कि DPSP को जो है राज्य के लिए सकारात्मक दिशा निर्देश के रूप में तैयार किया गया है और लागू करने योग्य नहीं, यानी कि परिवर्तनीय नहीं है ये। यानी कि DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय नहीं है। और मौलिक अधिकारों के विपरीत DPSP को अदालत में जो है कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है मौलिक अधिकारों के विपरीत जो है कानूनी रूप से अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। आगे है अनोखी विशेषता। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो है अनोखी विशेषता क्या है, तो BR अम्बेडकर ने DPSP को संविधान की एक अनूठी विशेषता बताया है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है अनूठी विशेषता जो है किसने बताया है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताया है। आगे हम लोग देखेंगे संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो G. ऑस्टिन ने DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है संविधान की आत्मा कहा है। आगे हम लोग देखेंगे सच्चा कूड़ादान या कचरादान किसने कहा है, तो T. कृष्णमाचारी ने विनोदपूर्वक जो है DPSP को सच्चा कूड़ादान या कचरादान कहा है। आगे हम लोग देखेंगे बैंक की सुविधा पर एक चेक के बारे में। तो ये जो है किसने कहा है, तो KT शाह ने जो है DPSP की तुलना जो है एक चेक से की है, जिसका भुगतान बैंक यानी कि सरकार अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। यानी कि बैंक की सुविधा पर एक चेक के रूप में जो है तुलना जो है किसने की है, तो KT शाह ने जो की है। और इसका भुगतान जो है बैंक यानी कि सरकार अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र के बारे में। तो इसमें दिया गया है KC वियर ने DPSP को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बताया है। यानी कि किसने बताया है लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, तो KT वियर ने DPSP को जो है लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बताया है। आगे हम लोग देखेंगे DPSP का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है, तो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया गया है। और इसमें 3 भाग जो है कौन कौन से हैं, तो पहला जो आता है वो आता है आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और 43A आते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है वो है गांधीवादी सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46 और 47 जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 जो है वो उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे सभी अनुच्छेदों के बारे में। तो पहला है अनुच्छेद 36 के बारे में। तो अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 यानी कि भाग 3 के जो है समान ही है। यानी कि अनुच्छेद 36 के अंतर्गत जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 और भाग 3 के समान है। आगे है अनुच्छेद 37 के बारे में। तो इस भाग में जो है समाहित तत्वों का लागू होना जो है इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन वे देश के शासन में मौलिक हैं। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे देश के शासन में जो है मौलिक रूप से उपस्थित रहेंगे। ये जो है अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 38 के बारे में। तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है व्यवस्था बनाएगा। ये जो है अनुच्छेद 38 में कहा गया है। और इसके खंड 1 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 38 के खंड 1 में कहा गया है कि राज्य जो है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जो आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करे तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है सुनिश्चित करेगा। ये जो है अनुच्छेद 38 के खंड 1 में कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे
आगे खंड 2 के बारे में, तो अनुच्छेद 38 के खंड 2 में जो है क्या कहा गया है, तो ये जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। यानी कि अनुच्छेद 38 के खंड 2 को जो है कब जोड़ा गया था, तो 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है खंड 2 को जोड़ा गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है आय में असमानताओं को कम करना इसका उद्देश्य है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 39 के बारे में, जो कि है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में बताता है। तो इसमें दिया गया है राज्य को विशिष्ट नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में जो है काम करने का निर्देश देता है, जिसमें शामिल है, तो इसमें जो है क्या क्या शामिल है, तो इसमें जो है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था शामिल है, कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के संकेंद्रण को रोकना ये भी शामिल है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही शामिल है, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना ये जो है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है, बच्चों एवं युवाओं के शोषण की रोकथाम करना जो है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत क्या आता है, तो अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आता है। और इसमें जो है 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 39 क को जोड़ा गया था, और इसमें जो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान ये जो है करता है। और इसमें जो है विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर जो है कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। यानी कि इसमें जो है विधिक तंत्र जो है इस प्रकार काम करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है नागरिक जो है न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह सके। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 40 के बारे में, तो अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। और यह अनुच्छेद जो है राज्य को ग्राम पंचायतों का स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। यानी कि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, और इसमें जो है ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में जो है संगठित करने के लिए जो है कदम उठाने का निर्देश देती है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 41 के बारे में, तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। यानी कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी के लिए सरकारी योजनाएं और विकलांगता के लिए सहायता, ये सभी जो है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 42 के बारे में, तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत क्या आता है, तो काम की न्याय संगत और मन वोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध करना जो है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। यानी कि यह अनुच्छेद जो है राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देती है। यानी कि यदि कोई महिला जो है वो गर्भावस्था में है तो उसे जो है राहत प्रदान करने का निर्देश जो है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें जो है स्वच्छ स्थान, हवा और पानी शामिल है तथा 6 महीने के लिए मातृत्व राहत, यानी कि मातृत्व जो महिला जो है माँ बनने वाली होती है उन्हें 6 महीने का जो है राहत दिया जाता है, और 15 दिनों के लिए जो है पितृत्व राहत शामिल होता है। किसमें शामिल होता है, तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत जो है शामिल होता है। आगे है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत क्या आता है, तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है सभी श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी और सभी जीवन स्तर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें शामिल है, तो क्या शामिल है, तो कालीन बुनाई शामिल है, मिट्टी के बर्तन शामिल है, कागज बनाना शामिल है, और बांस का काम करना जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत शामिल है, जिसमें कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की गई है। आगे है इस अनुच्छेद का उद्देश्य जो है क्या होता है, तो इस अनुच्छेद का उद्देश्य जो होता है श्रमिकों को समय पर पर्याप्त भोजन और अन्य जरूरी आवश्यकताएं जो है प्रदान करना इसकी मुख्य उद्देश्य होता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 43A के बारे में, तो अनुच्छेद 43A जो है किससे संबंधित है, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना जो है इसमें अनुच्छेद 43A से संबंधित है। और यह अधिनियम जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित होता है। यानी कि प्रबंधन में जो है श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होता है, तो अनुच्छेद 43A है। और इस अनुच्छेद में जो है यह अनुच्छेद जो है 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि 43A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे अनुच्छेद 43B के बारे में, तो अनुच्छेद 43B क्या कहता है, तो सहकारी
समितियों के प्रबंधन और प्रचालन तथा नियंत्रण से संबंधित है अनुच्छेद 43B। और इसमें जो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देता है। यानी कि अनुच्छेद 43B के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आगे है अनुच्छेद 44 के बारे में, तो इसमें जो है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता इसमें दिया गया है। यानी कि यह जो है आलेख पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के राज्य के प्रयास पर चर्चा करती है। और इसमें जो है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित आपराधिक कानूनों और व्यक्तिगत कानूनों और चोरी के संदर्भ में हिंदू और मुस्लिम कानूनों के बीच में अंतर को बताता है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये जो है बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 45 के बारे में, तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, तो बालकों के लिए जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बताया गया है। और इसमें जो है सभी बच्चों को जो कि 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। और इसमें जो है अनुच्छेद 21A का संदर्भ दिया गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को कवर करता है। यानी कि अनुच्छेद 45 में जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करने का अधिकार जो है दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 46 के बारे में, तो अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान से संबंधित है। और इसमें जो है यह लेख समाज में कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। यानी कि अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 47 के बारे में, तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो इसमें जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य जो है, ये जो है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत बताया गया है। और इसमें जो है पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। और इसमें नशीली पेय पदार्थों और दवाओं के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि नशीली पेय पदार्थों और दवाओं के सेवन पर जो है प्रतिबंध जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है, तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लगाया गया है। और इसमें जो है जीवनदायक दवाओं को छोड़कर जो है सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 48 के बारे में, तो अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, तो कृषि एवं पशुपालन संगठन से जो है अनुच्छेद 48 संबंधित है। और इसमें जो है यह लेख जो है गायों, बछड़ों और अन्य दूध देने वाली पशुओं के वध पर रोक लगाने के साथ साथ मवेशियों के पालन और उनकी नस्ल में सुधार लाने और इसे कृषि और पशुपालन से जोड़ने पर केंद्रित है। यानी कि गायों, अनुच्छेद 48 जो है वो गाय, बछड़ों जैसे कि मतलब दूध देने वाली पशुओं के वध पर रोक लगाता है और साथ ही साथ मवेशियों के पालन और उनके नस्लों में सुधार लाने और इसे कृषि और पशुपालन से जोड़ने पर भी केंद्रित करता है। कौन करता है, तो अनुच्छेद 48 जो है ये मतलब इससे संबंधित है। आगे है अनुच्छेद 48A के बारे में, तो अनुच्छेद 48A क्या कहता है, तो इसमें जो है राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये जो है अनुच्छेद 48A कहता है। और यह अनुच्छेद जो है राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व सौंपता है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 जो है इसके अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 49 के बारे में, तो ये जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। यानी कि यह अनुच्छेद जो है राज्य को कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। यानी कि इसमें जो है ऐतिहासिक और कलात्मक जो स्मारक होते हैं उसकी रक्षा करने का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। आगे है अनुच्छेद 50 के बारे में, तो अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। और यह अनुच्छेद जो है सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग करता है। किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रस्ताव यानी कि मांग किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 51 के बारे में, तो अनुच्छेद 51 जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। यानी कि राज्य को राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्वक और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना जो है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे चंप दोराइजन मामला
के बारे में, जो कि हुआ था 1951 में। और इस मामले में जो है यह स्थापित किया गया था कि मौलिक अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रबल होंगे, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक के लिए जो है मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यानी कि चंपदोरायजन मामला जो है क्या था, तो इसमें जो है मौलिक अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रबल होंगे ये बताया गया था, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक के लिए जो है मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यह जो है इसमें बताया गया है। आगे है मिनर्वा मिल्स केस, जो कि हुआ था 1980 में। तो इस मामले में जो है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो है संतुलन पर जोर दिया गया था, और जिसमें मौलिक अधिकार जो है प्रमुख थे। यानी कि मिनर्वा मिल्स केस जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो है संतुलन पर जोर दिया गया था, इससे संबंधित है, और इसमें जो है मौलिक अधिकार जो है प्रमुख थे। आगे हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो है इसका उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है, और यह जो है अनुच्छेद 51A में किया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है किससे संबंधित है, तो भाग 4A से संबंधित है, और अनुच्छेद 51A से जो है मौलिक कर्तव्य संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य जो है किसके संविधान से प्रेरित हुआ है, तो रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य प्रेरित हुआ है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि मूल कर्तव्यों को जो है कब जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। आगे है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का मतलब प्रावधान किया था, तो 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का जो है सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। आगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 2002 में, इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किया गया था। यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का अधिकार जो है प्रत्येक माता पिता का मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया था। और वर्तमान में जो है अभी संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में जो है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये 11 मौलिक कर्तव्य जो है कौन कौन से हैं, इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो नागरिकों के लिए जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें पहला क्या दिया गया है, तो पहला जो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा सभी नागरिक। यह जो है पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, तो देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना जो है मौलिक कर्तव्य है हमारा। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखें, ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करना जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करना जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना जो है ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर जो है बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक को जो भी हो उन्हें जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और इस कर्तव्य को जो है संविधान के 86वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत जो है जोड़ा गया था। यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 ईस्वी के धारा 4 के तहत जो है जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य की विशेषता के बारे में देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की जो है विशेषताएँ क्या क्या है। तो इसे क्या है, मौलिक कर्तव्य में से जो है कुछ कर्तव्य नैतिक होते हैं और कुछ कर्तव्य जो है क्या होते हैं, तो नागरिक होते हैं। जैसे में मौलिक नागरिक कर्तव्य कौन कौन सा है, तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना जो है ये सभी नागरिक कर्तव्य है। और जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना ये जो है नैतिक कर्तव्य है हमारा। आगे है मौलिक कर्तव्य जो है केवल नागरिकों के लिए है,
केवल नागरिकों के लिए मान्य होता है, ना कि विदेशियों के लिए, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए मान्य होता है, ना कि विदेशियों के लिए। और इसका उल्लंघन करने पर जो है कोई कानून संस्तुति नहीं है, लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उन्हें क्रियान्वयन के लिए जो है स्वतंत्र है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है, और राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक व देश का प्रमुख होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और देश का प्रमुख होता है। और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है। और संविधान के भाग 5 में जो है संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। यानी कि कार्यपालिका और राष्ट्रपति का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में किया गया है। और अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो इसमें पहला अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 52, जो कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 जो है किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति जो है कितने समय तक अपने पद पर रहेगा, इससे संबंधित है अनुच्छेद 56। आगे दिया गया है अनुच्छेद 57 जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो है अर्हताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जो है अर्हताएं क्या क्या होती हैं उससे संबंधित है अनुच्छेद 58। और अनुच्छेद 59 जो है किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो है शर्त क्या क्या होती हैं उससे संबंधित है अनुच्छेद 59। और अनुच्छेद 60 जो है किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिए जाने से संबंधित है अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 61 जो है किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 61। यानी कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अनुच्छेद 62 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में जो है उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है अनुच्छेद 73। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो है योग्यताएं होती है, इसमें शामिल है कि वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और वह जो है 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होगा, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। और वह जो है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और किसी सरकारी लाभ के पद पर वो जो है नहीं होगा, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। और वह जो है दिवालिया घोषित न हो तभी राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र जो है 35 वर्ष से होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। और वो जो है किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो तभी वो राष्ट्रपति बनेगा। और वो जो है किसी प्रकार के दिवालिया से घोषित ना किया गया हो तभी वो राष्ट्रपति के लिए योग्य घोषित होगा। आगे हम लोग देखेंगे नामांकन के बारे में। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के लिए जो है कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम जो है 50 अनुमोदक होना अनिवार्य होता है। यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना अनिवार्य होता है, तो 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक होना अनिवार्य होता है। और वर्ष 1997 में जो है पहले प्रस्तावक और अनुमोदक की न्यूनतम संख्या जो है कितनी थी, तो 10-10 होती थी। यानी कि प्रस्तावक जो 10 थे और अनुमोदक की संख्या भी 10 थी। आगे हम लोग देखेंगे जमानत राशि के बारे में। तो इसमें दिया गया है राष्ट्रपति पद हेतु जो है प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में रुपए 15,000 जो है जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। और यदि कोई उम्मीदवार जो है कुल वैध मतों का 1/6 भाग जो है प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। यानी कि उम्मीदवार को जो है कुल वैध मतों का जो है 1/6 भाग प्राप्त करना होता है और नहीं तो ये जो है असफल रहता है और उसकी जमानत को जो है जमानत राशि को जो है जब्त कर लिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में।
तो इसमें पहला दिया गया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्र विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नोट दिया गया है इसमें 70वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1992 के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब शामिल किया गया था, तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है शामिल किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में, देखेंगे कि रीति क्या होती है। तो इसमें दिया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और इस प्रकार के निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और इस प्रकार के निर्वाचन में जो है कैसे मतदान होती है, तो गुप्त मतदान किया जाता है इसमें। और राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में दिया गया है, तो निर्वाचन की तिथि से जो है 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष का। और लेकिन इससे पहले भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति पद को जो है पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, लेकिन महाभियोग के द्वारा जो है इसे पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में। तो शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा जो है इस कार्य को पूरा कराया जाता है। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति को। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में। तो इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास उपलब्ध होता है। यह जो है अनुच्छेद 59 के अंतर्गत बताया गया है। और राष्ट्रपति जो है उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। और वर्तमान में जो है राष्ट्रपति का वेतन जो है कितना है, तो लगभग 5 लाख प्रतिमाह रुपया है राष्ट्रपति का वेतन। और राष्ट्रपति को जो है अपने वेतन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है अपने वेतन पर कोई भी टैक्स नहीं देता है। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(4) के अनुसार जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जो है उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 59(4) के अनुसार जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में जो है कोई भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो क्या होता है। तो इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान तथा अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण करने पर संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति जो है अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण करता है तो संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और ये जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। और महाभियोग का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि महाभियोग का प्रावधान जो है किसके संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से जो है महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। और महाभियोग जो है वो क्या होता है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। आगे हम लोग देखेंगे महाभियोग प्रक्रिया के चरण के बारे में। तो महाभियोग में जो है कौन कौन से चरण होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला चरण होता है आरोप का प्रारंभ। यानी कि आरोप का प्रारंभ जो है संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे सूचना अथवा नोटिस के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि आरोप के आशय सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है देना अनिवार्य होता है। यानी कि महाभियोग के आरोप के लिए जो है सूचना जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना अनिवार्य किया जाता है। अगला है पारित होने के लिए बहुमत। तो इसमें जो है महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है, जिन्हें पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए जो है भेजा जाता है। और दूसरा सदन जो है पहले सदन के आरोपों की जांच करता है। और महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो है 2/3 बहुमत जो है होना आवश्यक होता है। और यह जो है इसे दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है। और दूसरा सदन जो है पहले सदन के आरोप की जांच करता है और पुनः जो है 2/3 बहुमत के द्वारा जो है पारित किया जाता है इसमें।
आगे राष्ट्रपति की उपस्थिति होना आवश्यक होता है। तो राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में उपस्थित होना या अपना कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है और महाभियोग के दोनों सदनों में जो है 2/3 बहुमत से पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना पड़ता है। आगे है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यद जो है पद धारण करने वाले अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो संघ के मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं और भारत का महान्यायवादी होता है। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यद यानी कि पद धारण करने वाले अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं संघ के मंत्री, राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी होता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और वर्ष 1962 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। और वे जो है 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। यानी कि 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। और ये जो है 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी 1950 को जो है इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया गया था इनके द्वारा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इरविन स्टेडियम में जो है झंडा फहराया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और गांधी जी जो है उन्हें अजात शत्रु कहा है। यानी कि राजेंद्र प्रसाद को जो है गांधी जी के द्वारा अजात शत्रु कहा गया है। और बिहार सरकार ने जो है उन्हें देश रत्न कहा है। यानी कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया है बिहार सरकार के द्वारा। आगे है दूसरा राष्ट्रपति कौन थे। तो दूसरे राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि थे 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 के बीच में जो है राष्ट्रपति रहे थे। और वर्ष 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और इनका जन्मदिन जो है कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। और यह जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके पुस्तक जो है वो कौन है। तो भारतीय दर्शन यानी कि भारतीय दर्शन और जीवन का हिंदू दृष्टिकोण जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 2 पुस्तकें हैं। आगे है तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो तीसरे राष्ट्रपति जो थे वो थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 के बीच में राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और 1963 ईस्वी में जो है भारत रत्न इन्हें मिला था। और ये जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यानी कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो जाकिर हुसैन थे। और इनका जो है पद पर रहते हुए ही निधन यानी कि मृत्यु हो गया था। उनके बाद जो है वाराहगिरी वेंकटगिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था, जो कि 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 के बीच में रहे थे। और ये जो है भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद आए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 के बीच में जो है राष्ट्रपति बने थे। आगे है वाराहगिरी वेंकटगिरी, जिनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 के बीच में। यानी कि वाराहगिरी वेंकटगिरी जो है 2 बार राष्ट्रपति बने। पहला था 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 के बीच में रहे थे। उसके बाद जो है 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 के बीच में जो है ये राष्ट्रपति चुने गए थे। और ये जो है वर्ष 1975 में इन्हें भारत रत्न मिला था। यानी कि वाराहगिरी वेंकटगिरी को जो है 1975 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रपति कौन थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है 5वें राष्ट्रपति थे। और ये जो है इनका कार्यकाल कितना था। तो 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 के बीच में फखरुद्दीन अली अहमद जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और ये जो है पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल घोषित किया गया था। यानी कि आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई थी। तो 25 जून 1975 में की गई थी। और किस राष्ट्रपति के शासनकाल में किया गया था। तो फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में जो है 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद जो है 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद कौन आए थे राष्ट्रपति। तो उसके बाद जो है बसप्पा दनप्पा जत्ती यानी कि बेडी जत्ती जो है 11 फरवरी 1977 से लेकर 24 जुलाई 1977 के बीच में राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद छठे राष्ट्रपति कौन बने थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है छठे राष्ट्रपति थे। और इनका शासनकाल कितना से कितना तक था। तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 के बीच में नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति के पद पर शासन किए थे। और ये जो है आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। यानी कि एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति जो है वो कौन थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। और ये जो है प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी थे और 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष थे।
सातवें राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह जो है वो सातवें राष्ट्रपति थे, जिनका शासनकाल जो है 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 के बीच में था। और ये जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी कि 1984 यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित है। और भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। और वर्ष 1986 में जो है डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इन्होंने किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने जो है डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और समाधि यानी कि स्मारक जो है एकता स्थल दिल्ली में स्थापित किया गया है। आठवें राष्ट्रपति कौन थे? तो रामास्वामी वेंकट रमन जो है आठवें राष्ट्रपति थे, जिनका शासनकाल कितना से कितना तक था? तो 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 के बीच में रामास्वामी वेंकट रमन का शासनकाल था। नौवें राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा थे, जिनका शासनकाल जो है 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 के बीच में रहा। और 10वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 10वें राष्ट्रपति जो थे वो थे कोचेरिल रमन नारायण जो है वो 10वें राष्ट्रपति थे, जिनका शासनकाल जो है 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 के बीच में था। और ये जो है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो कोचेरिल रमन नारायण जो है वो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती यानी कि 50 वर्ष के दौरान जो है राष्ट्रपति चुने गए थे इन्हें। ये 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है 11वें राष्ट्रपति थे। और ये जो है इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 के बीच में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और वर्ष 1997 में जो है भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP से संबंधित है कौन? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम संबंधित हैं। और 12 अक्टूबर को जो है उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है 15 अक्टूबर को हुआ था, जिन्हें जो है विद्यार्थी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 1974 और 1998 में जो है पोखरण में परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और 1974 में जो है परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा जो है हुआ था। और APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकों में जो है वो है भारत 2020, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी जो कि 1999 में प्रकाशित हुआ था। इग्नाइटेड माइंड से भारत के भीतर की शक्ति को उजागर करना, आप खिलने के लिए पैदा हुए हैं, असफलता से सफलता तक, लक्ष्य 3 मिलियन, ये जो है ये सभी पुस्तकें जो है APJ अब्दुल कलाम की है। और टर्निंग पॉइंट यानी कि चुनौतियों के बीच एक यात्रा, ये सभी पुस्तकें जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। आगे है 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये जो है 12वीं राष्ट्रपति थी। और ये इनका जो शासनकाल थे वो कब से कब तक था? तो 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 के बीच में जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है राष्ट्रपति के पद पर रही थी। और ये जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली जो है दूसरी भारतीय महिला कौन थी? दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति थी। आगे है 13वीं राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रणब मुखर्जी जो है 13वें राष्ट्रपति थे। और इनका जो शासनकाल था वो था 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 के बीच में प्रणब मुखर्जी का शासनकाल रहा था। और 2019 में जो है भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनकी पुस्तकें कौन कौन थे? तो गठबंधन के वर्ष यानी कि द कोलिएशन ईयर, राष्ट्रपति पद के वर्ष यानी कि द प्रेसिडेंशियल ईयर, और नाटकीय दशक यानी कि द ड्रामेटिक डेकेड, ये सभी पुस्तकें जो है प्रणब मुखर्जी की हैं। आगे है 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद ये जो है 14वें राष्ट्रपति थे, जो कि है 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक जो है ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और अभी जो वर्तमान में जो है राष्ट्रपति वो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि है 25 जुलाई 2022 से लेके अब तक जो है द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति के पद पर हैं। और ये जो है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, संथाल जाति, ओडिशा झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। और इनके खिलाफ जो है यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था, यानी कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ में जो है किसने चुनाव लड़ा था? तो यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। और ये जो है पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं जो कि संथाल जाति की हैं और ओडिशा झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। और ये जो है सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति, जिनका जो कि 25 जून 1958 से जो इनका जन्म हुआ था। और ये जो है 64 साल की हैं। अब हम लोग देखेंगे नियुक्तियां के बारे में।
आगे दिया गया है राष्ट्रपति के पास जो है निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है। अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि अनुच्छेद 75 से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है और ये जो है प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा पर जो है केंद्रित होते हैं। और इसमें जो है मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक जो है इसमें जो है मंत्रिपरिषद होते हैं। और भारत के महान्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि NCM, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST सहित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति पर चर्चा की गई है। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न निकायों के अध्यक्ष के बारे में। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सशस्त्र बलों के प्रमुखों की नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो इसमें जो है न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्ति जो है सबसे पहले न्यायिक शक्ति है। तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को रेखांकित करता है, जिसमें क्षमादान, सजा में छूट, दंड में छूट, राहत, विलंबन की शक्ति शामिल होती है। और इसमें जो है यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इन शक्तियों के संबंध में निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिए जाएंगे जो बाध्यकारी हैं, तथा ऐसे निर्णय जो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होंगे। इस संबंध में 42वें और 44वें संविधान संशोधन का भी संदर्भ दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो इसमें जो है क्षमादान, सजा में छूट, दंड में छूट, राहत और विलंबन की शक्तियाँ शामिल हैं। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 72 के बारे में। तो अनुच्छेद 72 जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। और इसमें जो है क्षमा है यानी कि पार्डन यानी कि अपराध की पूर्ण क्षमा इसमें दी जाती है। लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन है, यानी कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना, जैसे कि मृत्युदंड को हटाकर आजीवन कारावास करना, ये जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। नेक्स्ट है परिहार यानी कि रेमिशन है, यानी कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जो है उसकी अवधि कम करना, ये जो है राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है। नेक्स्ट है विराम यानी कि रेस्पाइट है, यानी कि विशेष कारणों से सजा कम करना जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। आगे है प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव यानी कि मृत्युदंड की अस्थायी निलंबन जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं, जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। आगे है अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 जो है किससे संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 124। और इसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके परामर्श के बाद की जाती है, तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जो है की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 217 के बारे में। तो अनुच्छेद 217 जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 217 से संबंधित है। और इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। आगे है अनुच्छेद 143 के बारे में। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार जो बाध्यकारी नहीं है, ये जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है वो है संसद है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा जो है इसके अंतर्गत आती है। आगे है इसमें अनुच्छेद 85 के बारे में। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है क्या दिया गया है, तो संसद का सत्र बुलाना यानी कि आहूत सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत क्या है, तो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत जो है विधायी शक्तियाँ दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 87 के बारे में। तो इसमें जो है राष्ट्रपति पर संसद के विशेष अभिभाषण यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा विशेष संबोधन विशेष रूप से आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में होता है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 87 में किया गया है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 331 के बारे में। तो अनुच्छेद 331 जो है वो लोकसभा के मनोनयन से संबंधित है। और इसमें जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन यानी कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करना, जिसके बाद जो है 104वें संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 80 के बारे में। तो इसमें जो है राज्यसभा में
12 सदस्यों का मनोनयन 4 क्षेत्रों से किया जाता है। ये जो है अनुच्छेद 80 में उल्लिखित किया गया है। और 4 जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो साहित्य है, कला है, विज्ञान है और समाज सेवा है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 108 के बारे में। तो अनुच्छेद 108 में जो है क्या बताया गया है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना जो है अनुच्छेद 108 से संबंधित है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। तो वीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो वीटो का अर्थ होता है रोकना, और ये जो है लैटिन भाषा है। और राष्ट्रपति के पास जो है कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती है, तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती है। और जिसमें से 3 शक्तियाँ जो है कौन कौन सी है, तो ये जो है पहला है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है जेबी वीटो। जिसमें अत्यंतिक वीटो के बारे में इसमें क्या दिया गया है, तो इस शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख लेता है और इस कारण जो है यह विधेयक समाप्त हो जाता है। और सामान्यतः जो है गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक पर यह वीटो लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निलंबनकारी वीटो के बारे में। तो निलंबनकारी वीटो क्या है, तो इस वीटो शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक यानी कि संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति के द्वारा जो है पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा जा सकता है। और यदि विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद जो है संशोधन करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जो है इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। ये जो है निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत बताया गया है। आगे है जेबी वीटो। तो जेबी वीटो क्या होता है, तो जेबी वीटो जो है इस वीटो की शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही स्वीकृत करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। यानी कि जेबी वीटो क्या होता है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति अपनी विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही स्वीकृति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटता है। और इस शक्ति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 ईस्वी में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन कौन सी है, इसके बारे में है। तो इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दिया गया है। और अध्यादेश जो है उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन जो है अधिवेशन में नहीं चल रहे हों और राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस पर अभिलंबन कार्यवाही आवश्यक है, तब जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और यदि जो है संसद अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति संसद जो है अध्यादेश को अगर 6 सप्ताह के अंदर जो है अनुमोदित अगर नहीं करता है तो वो अध्यादेश जो है खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुमोदन के बाद जो है 6 महीने के लिए जो है बढ़ाया जाता है। यानी कि अनुमोदन के बाद जो है इसे कितने महीनों के लिए बढ़ाया जाता है, तो 6 महीनों के लिए बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है कितनी होती है, तो 6 महीने या 6 सप्ताह जो है अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति जो है कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये जो है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। और वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत करता है। ये जो है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। आगे है भारतीय अकादमिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और वह जो है संसद की अनुमति के बिना जो है इसमें धन निकाल सकता है। ये सभी जो है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोगों ने पॉलिटिकल चैप्टर राष्ट्रपति तक जो है कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।